ठीक है। ये बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये हरियाणा से राज्य से भी छोटा है, हमारे हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ की आबादी अलग अलग भाषाएं बोलती है। ठीक है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, मतलब इसकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। अगर बिहार की आबादी लगाओ तो बिहार की 10 करोड़ है, और बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। यानी हरियाणा से भी आधी है, हरियाणा की आधी, और हमसे तो 10 गुना कम है। इस छोटे से देश में समाज की जातीय बुनावट इस छोटे से देश में समाज की जातीय बुनावट जो है बहुत जटिल है। ठीक है। जातीय बुनावट जो एक है, चीज पूछ सकते, एक्सक्यूज मी? हाँ पूछिए। ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसमें जो इसमें जातीय बनावट जो है बहुत जटिल है। कैसे जटिल है? जो बेल्जियम की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। एक इलाके का नाम है फ्लेमिश, और ये डच बोलता है। डच मतलब जो नीदरलैंड के लोग जो बोलते हैं डच भाषा, वो बोलता है। नीदरलैंड के कई नाम है, नीदरलैंड, हॉलैंड, डच, ये सब एक ही देश के नाम है। ठीक है। नीदरलैंड बोलो, हॉलैंड बोलो या डच बोलो, ठीक है, सब एक ही देश के नाम है, अलग अलग। जैसे भारत के नाम है ना, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, वैसे नीदरलैंड, हॉलैंड, डच एक ही जगह है। ठीक है। तो देश की आबादी, कुल आबादी जो है उसका लगभग 60% इलाका फ्लेमिश इलाके में रहता है, और वो डच बोलता है। और शेष जो 40% है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। वो फ्रेंच बोलते हैं। और जो 1% रह गए वो जर्मन बोलते हैं। तो उसके बाद अगर राजधानी ब्रुसेल, अब पूरे देश में जो फ्रेंच है वो कम लोग बोलते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए, फ्रेंच सिर्फ 40% बोल रहे हैं पूरे देश में, और 60% में लोग डच बोल रहे हैं। लेकिन उनकी राजधानी अगर देखो, राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है उनकी राजधानी। राजधानी का नाम क्या है? ये पूछ सकता है कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। नीदरलैंड की राजधानी ब्रुसेल्स है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर ना ब्रुसेल्स में ही है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जगह है, ब्रुसेल्स जो है इंपॉर्टेंट जगह है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर यहाँ है ब्रुसेल्स में। तो राजधानी जो ब्रुसेल्स है नीदरलैंड की, उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। राजधानी के अंदर उल्टा हो गया। देश के अंदर क्या था कि 60% लोग डच बोलते थे, लेकिन राजधानी में 20% लोग बोल रहे हैं डच। तो देखो ये मैप दिया गया है, ये बेल्जियम का मैप है। ठीक है। अब ये फ्लेमिश भाषा बोलने वाले लोग हैं। ठीक है। ये फ्लेमिश भाषा, ये फ्लेमिश इलाका है पूरा। ठीक है। और ये आपका वेलोन इलाका है। ये राजधानी है, ये वाला कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो फ्लेमिश इलाका में कितना है? 59% जो है वो डच बोलते हैं। ठीक है। और इसमें 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। फ्रेंच बोलते हैं। और ये 1% लोग जो किनारे रहते हैं, जर्मन का जो बॉर्डर के पास रहते हैं, वो लोग जर्मन बोलते हैं। 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है। अब इससे क्या दिक्कत आती है? अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से, जो फ्रेंच है, जो पूरे देश में अगर मिलाया जाए सिर्फ 40% है, तो अल्पसंख्यक होगा एक तरह से। ये अल्पसंख्यक जो फ्रेंच लोग हैं ये ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। ठीक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग जो हैं ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। ठीक है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी कि हम लोग ज्यादा हैं यहाँ पे और हम ही लोग कमजोर हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर ऐसा स्थिति आती है कि हिंदू जो है, मेजोरिटी जो लोग हैं वो गरीब रहे, और मुस्लिम मेजोरिटी ताकतवर भी रहे और शासन में भी रहे, तो क्या होगा? तनाव उत्पन्न हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा। कश्मीर में तनाव किस लिए है? कश्मीर में तनाव किस लिए है? कश्मीर में क्या है? जनता जो है मेजोरिटी में जो है, जनता में जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम पॉपुलेशन की है, और जो शासन कर रहे हैं, जो शासन में है, वहाँ कौन है? ज्यादातर हिंदू है। तो क्या होता है? तनाव होता है। पहले भी जो राजा राजा यहाँ पे राजा रानी थे, जैसे हिंदू राजा थे, वो जो राजा थे जब कश्मीर के, वो हिंदू थे और पॉपुलेशन मुस्लिम थी, तो तनाव रहता था हमेशा थोड़ा बहुत। और यही तनाव बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो हर उस कंट्री में, जैसे आप ईरान में जाओगे, ईरान में भी सेम केस है। जो लोग राज कर रहे हैं शिया हैं, या राज करने वाले शिया हैं और मेजोरिटी में सुन्नी है। या कहीं पे क्या है, मेजोरिटी में सुन्नी है तो सॉरी, मेजोरिटी में शिया है तो सुन्नी राज कर रहा है। तो जहां भी ये स्थिति होती है कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो गरीब रहे और माइनॉरिटी पॉपुलेशन
अमीर या राज करते रहे, शासन में रहे, तो वहां तनाव उत्पन्न रहे, होता ही होता है, ठीक है, पॉसिबल है कि तनाव हो जाएगा, ठीक है। इसके चलते क्या हुआ, 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच के बीच में ना तनाव बढ़ गया, तनाव बढ़ गया और टकराव हो गया। टकराव का सीधा तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, ठीक है। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। अब वहाँ क्या है, डच बोलने वाले लोग संख्या के खिलाफ अपेक्षाकृत ज्यादा थे। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मुकाबले में कमजोर और अल्पमत थे। मेजोरिटी में तो थे, लेकिन धन और ताकतवर नहीं थे वो, ठीक है ना, कमजोर थे उस चीज में। आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, जहाँ पे तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे हमारा ये तमिलनाडु है, ये वाला, तो यहाँ से श्रीलंका इतना ही दूर है, इतना, ठीक है, कुछ किलोमीटर दूर है तमिलनाडु से। तो यहाँ क्या है, इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। तमिलनाडु की सॉरी श्रीलंका की आबादी कितनी, सिर्फ 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। और हमसे तो बहुत कम है, हमारी 10 करोड़ है बिहार की, और तमिलनाडु उसकी क्या कहते हैं, श्रीलंका की 2 ही करोड़ है, यानी हरियाणा से बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं, वहां भी यही हिसाब किताब है। सबसे प्रमुख जाति समूह जो है वो सिंहलियों का है। जो जो श्रीलंकन है वो सिंहली बोलते हैं उनको, सिंहली, ठीक है, जिनकी आबादी जो है 70% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, वहाँ तमिल लोग भी रहते हैं, जिनकी आबादी 10% है, 10% है। तमिलों में भी 2 ग्रुप है, तमिल के 2 ग्रुप है वहाँ पे, कुछ श्रीलंकाई मूल के हैं, कुछ भारतीय मूल के तमिल है जो भारत से गए थे, ठीक है। कुछ श्रीलंका के तमिल है जो 13%। श्रीलंका में तमिल बोला जाता है। हाँ जी, श्रीलंका में 2 भाषा बोल जाते हैं, सिंहली और तमिल, ठीक है। सिंहली बोल जाती है और तमिल बोल जाते हैं। सिंहली मेजोरिटी पॉपुलेशन है, तमिल माइनॉरिटी में है। तमिल भी 2 है, एक श्रीलंकन तमिल है और एक इंडियन तमिल है, ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपचारिक औपनिवेशिक शासन काल में जो हिंदुस्तान से वहां गए थे बागानों में काम करने के लिए, वो वहां के जो बस गए थे उन्हीं के लोगों के संतानें हैं वो, तो इंडियन तमिलियन बोला जाता है। तो मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर अगर गौर पाएंगे तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। जैसे कि अगर ये श्रीलंका का मैप बनाओ, ये वाला, ठीक है, नीचे दिया हुआ है। दिया हुआ है नीचे, देखिए, ये देखिए, ये वाला जो मैप है, ये आपका, ये श्रीलंकन है, उत्तर और पूर्वी में, उत्तर और पूर्वी में जो है वो तमिलियन है, ठीक है, यहाँ तमिलियन लोग रहते हैं। और ये पूरा जो मेजोरिटी है वो सिंहली का है। और इसमें बीच में फिर मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम वाला भी अलग अलग हो जाता है, मुस्लिम है और फिर बुद्धिस्ट है कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग बुद्धिस्ट हैं। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, सिंहली जो बोलते हैं वो ज्यादातर बौद्ध हैं। तमिल भाषी लोग जो है वो कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। श्रीलंका की आबादी के ईसाई जो लोग हैं वो 7% ईसाई हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वो सिंहली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या पर वो करते हैं, ये सब चीजें दिखी हैं, सॉरी, बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। वो थोप सकते थे क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, बेल्जियम में जो डच बोलते थे मेजोरिटी में थे, तो थोप सकते थे। इससे उनके बीच लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था कि देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत है और ज्यादा था, और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए देखते हैं कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। श्रीलंका में क्या हुआ, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, भारत की आजादी के बाद श्रीलंका को भी आजाद कर दिया गया था और वो स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो याद करना श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1948 में। तो उसके आजादी के बाद क्या हुआ, सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन में पर प्रभुत्व जमाना चाहा। सिंहली जो लोग थे वो सोच रहे थे कि हम मेजोरिटी में, तो हम शासन में हम ही लोग रहे। इसकी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कुछ कदम उठा दिए, ठीक है। उन्होंने अपने जो सिंहली लोग थे वो चाहते थे कि हम बहुसंख्यक है तो हमारा ही प्रभुत्व रहे, तो वहां की सरकार ने कुछ कदम उठाए। क्या कदम उठाए, 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। राजभाषा क्या रहेगी, तमिल सिंहली रहेगी, ठीक है, ये घोषित कर दिया गया। और विद्यालयों,
सरकारी नौकरियों में सिहली को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। ठीक है, नए संविधान में यह प्रावधान भी दिया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। जो बौद्ध धर्म है उसके मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, तो वहां जो सिहली थे उन्होंने कुछ गलत कर दिया, अपने लिए अपने को ज्यादा अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठा लिए। जैसे अपने सिहली भाषा को राजभाषा कर दिया, विद्यालय और सरकारी नौकरी में उनको प्राथमिकता दी, सरकार बौद्ध जो धर्म थे उनके मतों की रक्षा और बढ़ावा करने के लिए काम किया। एक एक करके इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों में नाराजगी बढ़ा दी। ठीक है, और शासन को लेकर उन्हें बेगानापन बढ़ाया उनमें। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। वो सोच रहे थे कि जो भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं, सिहली पार्टी है, वो उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान सॉरी कहाँ चला गया, समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जो तमिल लोग सोच रहे थे, तमिल बोलते थे, उनके हितों की अनदेखी होती की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। ठीक है, 1960 के दशक से ही दोनों के संबंध बिगड़ते चले गए। उसके बाद क्या, तो श्रीलंका वहां पे भी भाषा का ही भेदभाव था। भाषा भी है, धर्म भी है। ठीक है, भाषा का भेदभाव भी है और धर्म का भेदभाव भी है। कुछ मुस्लिम तो है और जब देश आजाद नहीं हुआ था तो ये इंडिया में था क्या श्रीलंका? नहीं, इंडिया में क्यों था, इंडिया में नहीं था, श्रीलंका अलग था। कैसे एक हो जाएगा? वहाँ पानी है ना, पे समुद्री है ना। 1947 में भारत आजाद हुआ था और श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। नहीं, वो नहीं, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान में था तो मुझको लगा बांग्लादेश कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान, भारत एक ही था ना, यहाँ से लेकर ऐसे 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 था हाँ। भारत। ठीक है, तो एक ही स्थल का हिस्सा है ना पूरा, बांग्लादेश अलग नहीं था ना। हम्म, वो तो जो मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी उसने क्या किया, यहाँ से अपना अलग करवा लिया और यहाँ से अलग करवा लिया। ठीक है, तो ये बांग्लादेश बन गया, ये पाकिस्तान बन गया। लेकिन श्रीलंका तो ऑलरेडी बहुत पहले से ही अलग था, श्रीलंका अलग कंट्री थी पहले से ही। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या, जो अब दोनों में भेदभाव बढ़ गया, मतभेद हो गया। श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने लगी और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने की, क्षेत्रीय स्वायत्तता मतलब क्षेत्रीय रूप से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वतंत्रता की उनकी मांगों पर को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक में क्या हुआ, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में इलम स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाने लगे। वो एक अलग सरकार बनाना चाहते थे, इलम सरकार। ठीक है, स्वतंत्र तमिल सरकार बनाना चाहते थे। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास से बड़े टकराव का रूप ले लिया और ये गृह युद्ध में बदल गया। श्रीलंका में 1980 के दशक में गृह युद्ध हो गया, जिसमें राजीव गांधी और इंडिया ने बहुत हद तक हस्तक्षेप किया था। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी हो गए, कुछ लोग भाग के भारत आ गए। इससे भी कई गुना लोग रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा होगा कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध के से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास पर काफी परेशानियां पैदा हुई और 2009 तक चला ये युद्ध और 2009 में यह गृह युद्ध खत्म हुआ। 1980 से गृह युद्ध शुरू हुआ, किस वजह से हुआ, सिहली और तमिल के मतभेदों के कारण। मेजोरिटी चाहती थी कि हम राज करें, माइनॉरिटी चाहती थी कि हमें भी बराबर का मौका दिया जाए। बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में उल्टा था, माइनॉरिटी राज कर रही है और मेजोरिटी चाहती थी कि हमें ज्यादा पावर मिलनी चाहिए क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं। ठीक है ना, बेल्जियम की समझ, लेकिन बेल्जियम में समझदारी हुई कुछ। ठीक है, बेल्जियम में श्रीलंका की तरह कुछ अलग नहीं हुआ, श्रीलंका जैसा नहीं हुआ। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्हें कहा, हाँ, इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ, कुछ लोग ज्यादा, कोई भाषा जो है ज्यादा बोल रहे हैं, कोई भाषा कम बोल रहे हैं, तो उसी तरह से विविधता को उन्होंने स्वीकार किया। वो ये नहीं चाहते थे कि जो मेजोरिटी है वो राज करे
माइनॉरिटी को सुना ना जाए। तो उन्होंने विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात को लेकर किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन एहसास ना हो, वो ऐसा ना लगे किसी को कि हमसे भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और ऐसा देश नहीं कर एक पाया। मिनट, कुछ आवाज क्यों? ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे श्रीलंका में किया गया, गृह युद्ध नहीं हुआ। उन्होंने कुछ 4 संशोधन किए 1970 से 1994 के दशक के बीच में। और उन्होंने क्या किया, ऐसा संशोधन किया कि किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। ठीक है, और सब मिलजुल कर रहें। ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था की जो कल्पनाशील है और कोई ऐसा देश नहीं कर पाया है। बेल्जियम के मॉडल की कुछ विशेषताएं देखी जाती हैं। तो आप एग्जाम में लिख सकते हो बेल्जियम के मॉडल की विशेषता। अगर आपको पूछा जाए कि क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कश्मीर के मुद्दे का, तो हो सकता है कि इस एग्जाम्पल को डाल सकते हो। क्या उन्होंने क्या देखते हैं, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। जितना भी लोग होंगे उसमें से आधे डच भाषी होंगे, आधे फ्रेंच भाषी होंगे, समान संख्या होगी दोनों मंत्रियों की। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। जब दोनों भाषाई समूह जो है, उनके जो सांसद हैं वो पक्ष में अगर कहें तो ही वो कोई कानून बन सकता है। और कोई भी किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। अब केंद्र सरकार की शक्ति को बांट दिया गया, 2 इलाकों में बांट दिया गया, ठीक, डच वाले में और फ्रेंच वाले में। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं है। पावर उनको, जो केंद्र सरकार की पावर थी वो बांट दी गई दोनों को। ठीक है ना। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। ठीक है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। इस समय दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और डच भाषी लोगों को केंद्रीय बराबरी का वो किया। ठीक है, देखिए अगर हम देखें तो ये एक तरह से अगर मैं बनाऊं, ये ब्रुसेल्स है मान लो। ठीक है, ये ब्रुसेल्स है, उनका कैपिटल है। यहाँ पे डच मेजोरिटी में है, 60% डच है। ठीक है, और यहाँ पे 40% फ्रेंच है केंद्र सरकार। तो केंद्र में क्या किया गया कि दोनों के मंत्री बराबर होंगे, डच के और इसके। तो ये कहेंगे कि नहीं, ये अगर ये कह सकते हैं कि हम 60% है तो हम बराबर क्यों रखें। अगर सरकार कह रही है कि दोनों के 15-15 मंत्री होंगे, तो जिसका 60% पॉपुलेशन है वो कह सकती थी कि हमारे 20 होने चाहिए, उसके 10 होने चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इसको फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको कुछ ऑफर दिया कि जो तुम्हारा ब्रुसेल्स हिस्सा है, जहाँ पे तुम सिर्फ 20% हो और फ्रेंच कितने हैं, 80% है, यहाँ भी हम बराबरी का मौका देंगे तुमको, मंजूर है। तो यहाँ भी उनको कुछ सीटें बराबर बराबर मिली, मान लीजिए 10-10 सीटें मिली। तो यहाँ डच को फायदा हुआ ब्रुसेल्स में, और यहाँ पे फ्रेंच को फायदा हुआ देश के अंदर। तो दोनों को ऐसा वो दिया गया, एग्रीमेंट किया गया कि दोनों खुश हो गए। ठीक है ना। देश में फ्रेंच माइनॉरिटी में थे लेकिन उनको ज्यादा सीटें दे दी गई। ब्रुसेल्स में डच माइनॉरिटी में थे लेकिन वहां उनको ज्यादा सीटें दे दी गई। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दिया गया। तो इससे वो गृह युद्ध वाला स्थिति नहीं आया। तो क्या ये तरीका कश्मीर में काम कर सकता है? ठीक है, ये सोचने वाली बात है। भारत में ऐसा कुछ काम कर सकते हैं इस तरीकों के ऊपर? उसके बाद कर क्यों नहीं सकते हैं, पर अलगाववादी लोग करने नहीं देखो, देते हैं। भारत में क्या है, अराउंड 74% जो है वो हिंदू है। ठीक है, और लगभग 16% जो है, सॉरी 14% जो है वो मुस्लिम है। ठीक है, तो और कश्मीर में क्या है, कश्मीर में 90% मुस्लिम है और 10% हिंदू है। ठीक है, तो दे दो, यहाँ कर दो कि यहाँ बराबर कर दो और यहाँ बराबर कर दो, कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा वो चाहिए होता है इसके लिए, बोल्ड डिसीजन करने के लिए राजनीतिक स्तर पर हर कोई नहीं कर पाता। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे, लेकिन दिक्कत क्या है ना, बेल्जियम का साइज आपने देखा ना, बेल्जियम कितना हरियाणा के बराबर है, और हमारे यहाँ लगभग 50 बेल्जियम है। हमारे यहाँ अगर साइज की बात करें 50 बेल्जियम, और जनसंख्या यहाँ की 1 करोड़ है, और हमारी पूरी टोटल जनसंख्या 135 करोड़ है। 1 करोड़ को मनाना और 135 करोड़ को मनाना अलग अलग है, जी। समझ रहे हो।
जनसंख्या का बहुत इशू है। हमारा हमारा देश बहुत बड़ा है, विविधता उतनी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की विविधता नहीं है। अब कहेंगे शेड्यूल कास्ट वाले भी कहेंगे हमें भी दे चाहिए, ओबीसी, फिर शेड्यूल ट्राइब जनजातीय लोग रहते हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम हो गया, फिर और भी भाषा के क्षेत्र, भाषा के लेके भी बहुत सारी विविधताएं हैं। जैसे हम हिंदी भाषी लोग ज्यादा हिंदी को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे विविधताएं सिर्फ भाषा को लेके नहीं है इंडिया में, विविधता जाति धर्म रंग वेशभूषा सब चीज को लेके है। तो भारत में इतना ऐसा कदम उठाना थोड़ा मुश्किल है। श्रीलंका में उठा सकते थे, लेकिन भारत में मुश्किल है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा और क्या किया गया, दो स्तर पर सरकार थी, एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। जैसे हमारे यहाँ पंचायत होती है, वैसे वहाँ सामुदायिक सरकार होती है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले लोग वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है, ठीक है। एक अलग सरकार बनाई जो संस्कृति, भाषा और शिक्षा जैसे मसलों पर फैसले ले, ठीक है। उसको मेन सरकार से अलग रखा गया ताकि वो अपने मुद्दे सुलझाते रहे जो भी तनाव वाले हैं। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से जटिल है भी, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत जटिल है, पर ये बहुत सफल भी रही है। इस मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम के आधार पर दो टुकड़े हो सकते थे। अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, ठीक है। यूरोपीय संघ का, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ब्रुसेल्स एक बहुत मतलब यहाँ ज्यादातर संस्थाएं ही है, संस्थाओं का हेडक्वार्टर ही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद है बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं में हमने क्या सीख मिलती है, क्या करना चाहिए, उस पर देखते हैं। दोनों देश ही लोकतांत्रिक हैं, श्रीलंका भी बेल्जियम भी, फिर भी सत्ता में साझेदारी को लेकर क्या मेन इशू क्या था, सत्ता में साझेदारी। माइनॉरिटी है तो उसको भी अपनी साझेदारी चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा की जाए। वो अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे माइनॉरिटी, वो भी चाहते थे सत्ता में साझेदारी। मेजोरिटी चाहते थे कि अगर हम मेजोरिटी में है तो हमें सत्ता में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, और माइनॉरिटी चाहती है कि हम अगर माइनॉरिटी भी है तो हमें सत्ता में इतना हिस्सा मिले कि हम अपनी रक्षा कर सके अपनी संस्कृति का, ठीक है। तो उसको निपटाने के लिए अलग अलग ढंग से कोशिश करेगी। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को आदर किया जाए, तभी देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष के नेता में साझेदारी हुई और सहमत हो गए दोनों। लेकिन श्रीलंका में उल्टा हो गया, उल्टा रास्ता अपनाया। बहुसंख्यक समुदाय ने दूसरे पर प्रभुत्व काम करने की सोची और फिर मामला बिगड़ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों चाहिए, सत्ता में साझेदारी की जरूरत क्यों है, ठीक है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता के बंटवारे में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क क्या है, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगर किसी को उसमें जैसे कि सत्ता में हिस्सा दे दिया जाए कि जो 4% पॉपुलेशन अगर कुछ अलग संस्कृति की है तो उसको थोड़ा सा हिस्सा दे दो अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो ये टकराव की स्थिति को कम कर देता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को रूप ले लेती है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायी बनाने के लिए अच्छी है, ठीक है। सत्ता में हिस्सा दे दो, अपना राजनीति सही चलती रहेगी, आगे कोई हिंसा नहीं होगी। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सब पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी हो सकता है। जो बहुसंख्यक है समुदाय, उसकी इच्छा को सब पे थोप देना हो सकता है कुछ समय के लिए लाभकारी हो, लेकिन आगे चलकर देश की अखंडता को चोट पहुंचा सकता है। जो आज हमारे साथ हो रहा है कश्मीर में, देश की अखंडता को चोट पहुंच रही है, बहुत घातक हो गया है। आज की डेट में कश्मीर का मुद्दा बहुत घातक हो गया है। इधर से चीन और इधर से पाकिस्तान दोनों फायदा उठाना चाहती है। उसी तरह बहुसंख्यकों का बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी नहीं पैदा करता, वो अपनी बर्बादी कारण बन जाता है, ठीक है। अपनी ही बर्बादी का कारण बन जाता है। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था कैसे बर्बादी कारण बनता है, ठीक है ना। 6th क्लास के एनसीईआरटी में था ये पहले चैप्टर में। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। दूसरी बात क्या है, और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है, इस बात से कुछ ज्यादा गहरी है। क्या है,
सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए सत्ता में साझेदारी होनी ही चाहिए। इसका कहने का यह मतलब है। लोकतंत्र का मतलब है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में मतलब यही लोकतंत्र की आत्मा कहने का मतलब है कि अगर जो जितने लोग हैं अपने अपने समूहों के हिसाब से उन्हें हिस्सा मिल जाना चाहिए। ठीक है, अपने लिए शासन करने के लिए। इन दो तर्कों में कम से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कहेंगे। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणाम पर जोर देता है। नैतिक तर्क क्या करता है? सत्ता के बंटवारे के अभूतपूर्व महत्व को बताता है। तो दूसरा वाला था ये नैतिक तर्क है। तो भाई जितने जैसे 100 लोग हैं, 100 में से 10 मुस्लिम हैं और क्या कहते हैं 70 हिंदू हैं, 5 क्रिश्चियन हैं, 3 पारसी हैं, तो उसी हिसाब से उनको अपने सत्ता लोकतंत्र का मतलब क्या है कि हम अपने लिए शासन खुद करें। ठीक है ना, तो उनको दे दिया जाए उतनी जगह राजनीति में और ताकि वो अपने लिए अपने हितों के लिए काम कर सके। ठीक है, ये नैतिक कारण हो गया। और तार्किक कारण क्या है कि बंटवारा ना हो और अखंडता को चोट ना पहुंचे, ये तार्किक कारण है, समझदारी वाला कारण है। तो 2 कारण बताए गए हैं सत्ता में साझेदारी के। सत्ता में साझेदारी के 2 कारण बता दिए गए हैं। ठीक है, अब है खलील की उलझन। ये मोटरसाइकिल वाला कुछ कहानी है। ये खलील कम लग रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा ये ऐसे ही कहानी है, वही बंटवारे को लेके कहानी है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के रूप कितने तरह के होते हैं? सत्ता की साझेदारी कितने तरह की होती है? राजनीति सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का सामने आई। ठीक है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सत्ता की साझेदारी कर जा रही है। बंटवारा करने के बजाय हमने साझेदारी कर दी। ठीक है, लंबे समय तक यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में होनी चाहिए। लंबे समय तक ये सोचा जाता था अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना संभव नहीं होगा। ठीक है, तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करवाना संभव नहीं होगा। मान लीजिए पहले सत्ता किसी एक ग्रुप के हाथ में थी, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में थी, 4-5 व्यक्ति थे, इन्हीं के पास पूरा ताकत था, तो फैसले लेना और लागू करना आसान था। अब मान लीजिए ताकत का बंटवारा हो गया, कुछ लोग यहाँ हो गए, कई कुछ यहाँ हो गए। अब क्या होगा, कोई फैसला लिया जाएगा तो जब तक सब मंजूर देंगे तभी तो होगा ना, तो उसमें क्या होगा, फैसला देरी से होगा और लागू भी देरी से होगा। लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? जनता ही जो है सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जैसे हम लिखते हैं हम भारत के लोग भारत को ये वो बनाना चाहते हैं, तो शक्ति का स्रोत क्या है? जनता है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होता है? जनता होती है। इसमें लोग स्व शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। स्व शासन, खुद शासन चलाने वाली संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, लोग शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उसके विचारों की उचित सम्मान देना चाहिए। अच्छा लोकतांत्रिक समाज शासन कब होता है? जब समाज में सभी समूहों के लोगों को और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाए, मतलब सुना जाए, समझा जाए और उस पर कुछ बातें की जाए। और सार्वजनिक नीतियां तय करने में बाकी सबकी बातें शामिल हो, मतलब सबकी बातें सुन के ही नीतियां तय की जाए। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। तो लोकतंत्र में सबसे अच्छा लोकतंत्र कौन सा है? जिसमें नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदार बनाया जाए। और कैसे बनाया जा सकता है? जब सभी समूहों के लोग को साझेदारी दी जाएगी, उसमें साझा बनाया जाएगा। ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ प्रचलित उदाहरण देखते हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ये तीनों अलग अलग काम करती है सत्ता में और एक दूसरे में हस्तक्षेप कम करती हैं।
इससे हमें सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। ये क्या है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। जैसे कि ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है। दोनों का बंटवारा हो गया, सत्ता का, शक्तियों का बंटवारा हो गया, और ये क्षैतिज वितरण है। ठीक है, ये क्षैतिज वितरण है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर, एक ही स्तर पर है तीनों की तीनों, अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से क्या होता है? यह सुनिश्चित हो जाता है कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। सबको अलग अलग सत्ता में अलग अलग पावर दे दी गई है। ठीक है, अब कोई भी अपना पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, असीमित नहीं है, सबका लिमिटेड पावर है। ठीक है ना, हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। जैसे अगर विधायिका, कार्यपालिका गलत काम करती है तो विधायिका नजर रखती है, उसको वोट आउट कर सकती है। और विधायिका गलत काम करती है, कानून गलत पास होता है तो न्यायपालिका उसको देखती है, उसको रद्द कर सकती है। और न्यायपालिका में अगर जज भ्रष्ट हो जाता है तो विधायिका उसको हटा सकती है। ठीक है, पूरा प्रोसेस होता है एक जज को हटाने का। ठीक है, इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। देखिए, सत्ता का संतुलन यहाँ पे है ना, सत्ता का बंटवारा है, बंटवारा। ठीक है, सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे देश की कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, करती जरूर है, पर संसद के अधीन रहकर। और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश लगाती है। मतलब यह व्यवस्था जो है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या कह सकते हैं हम? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। वो एक दूसरे से अलग भी है, लेकिन एक दूसरे पे नजर भी रख रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दूसरे पे नजर भी रख रहे हैं। उसके बाद है सेकंड। ठीक है ना, उसके बाद है सेकंड, साझेदारी का सेकंड तरीका क्या है सत्ता में? हमने अभी क्षैतिज तरीका पढ़ा, क्षैतिज साझेदारी का, क्षैतिज बंटवारे का। सत्ता के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का सरकार के विभिन्न स्तरों पर, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। जैसे हमारे देश में होता है केंद्रीय सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर स्थानीय सरकार होती है। ठीक है ना, पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर जो सरकार बनती है, अलग अलग बनती है, उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हमारे यहाँ राज्य सरकार बोलते हैं, कहीं पे प्रांतीय सरकार बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। भारत में इन्हें राज्य सरकार के नाम दिया जाता है। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। ठीक है, हमारे देश में ऐसा है, लेकिन हर देश में ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, कई देशों में नहीं है। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। जहां ऐसा है, केंद्र अलग है, राज्य सरकार अलग है, वहां स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। पहले हमने क्षैतिज स्तर पर सत्ता का बंटवारा देखा था। केंद्र में क्षैतिज स्तर पर क्या होता है सत्ता का बंटवारा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब हम देखेंगे इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इस तरह से बंटवारा देखेंगे हायरार्की में, नीचे से ऊपर, ऊर्ध्वाधर हो गया। बेल्जियम में यह काम हुआ है, श्रीलंका में नहीं हुआ। बेल्जियम में काम किया गया, श्रीलंका में नहीं किया गया। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। न्यायपालिका और पंचायतें ऐसी इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर तीसरा तरीका क्या है सत्ता के बंटवारे का? सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में जैसे बनाया गया, सामुदायिक सरकार बनाई गई। क्या भारत में जरूरी है एक सामुदायिक सरकार बनाना, जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो सत्ता के बंटवारे को लेकर इतना युद्ध चल रहा है, एक तरह से उसको सॉल्व किया जा सके? एक सामुदायिक सरकार बना दी जाए जिसमें पॉपुलेशन के आधार पर या किसी आधार पर लगभग बराबर बराबर उनको हिस्सेदारी मिल जाए। तो वो उस तरह के मामलों पे, जैसे धर्म को लेके, जैसे कि अभी क्या किया केंद्र सरकार ने, ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बना दिया। अगर हम कहते हैं कि एक सामुदायिक सरकार होती जिसका केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो संस्कृति के मामले में कानून बनाती सिर्फ, तो अगर वो 3 तलाक के मुद्दे पर काम करती तो हो सकता है कि दोनों पार्टियां उसको सही से स्वीकार कर लेती उस मुद्दे को।
ठीक है, तो ऐसे सामुदायिक सरकार बनाई जा सकती है भारत में कि नहीं बनाई जा सकती? बेल्जियम में बना दी गई। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, बेल्जियम का जो सामुदायिक सरकार है, इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है, जिसमें भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामूहिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, जैसे हमारे यहाँ है। ठीक है, महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन कमजोर समुदाय के लिए है, SC/ST के लिए है। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनावी क्षेत्र और ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब 9th क्लास में। इस तरह की व्यवस्था से क्या होता है, विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। ऐसी व्यवस्था किस लिए की जाती है? हमने कहा कि केंद्र सरकार में सरकार वही रहे, कोई अलग से सामुदायिक सरकार ना बनाई दी जाए। बस इसमें है कि SC/ST, वुमेन, मुस्लिम और ईसाई, क्रिश्चियन, इनको अपना अपना पॉपुलेशन के हिसाब से अपना अपना एक हिस्सा दे दिया जाए, कुछ सीटें दे दी जाए, इनके लिए रिजर्व कर दिया, आरक्षित कर दी जाए। ठीक है, तो SC/ST के लिए कर दिया गया है, वुमेन के लिए नहीं किया गया, मुस्लिम और माइनॉरिटी के लिए कोई वो नहीं है। ये तो वुमेन का बात चल रहा है अभी कि उनको 33% बंटवारा, उनको भी हिस्सा दिया जाए, इसमें 33% सीटें जो वुमेन्स को दी जाए। ठीक है, तो ऐसा किया किया जा सकता है, सामुदायिक सरकार ना बना के जो ऑलरेडी सरकार है उसी में इनको अलग अलग सीटें दे दी जाए। ठीक है, उन्हीं में बंटवारा कर दिया जाए, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरह सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं